अब हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो डिजीज या इन्फेक्शन सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलती हैं। तो स्प्रेड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं इनको वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है या इनको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है, आरटीआई भी कहा जाता है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड diseases are also known as venereal diseases, उसको शॉर्ट में वीडी लिखते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को शॉर्ट में एसटीडी लिखा जाता है और इसको वेनेरियल डिजीज भी कहा जाता है, शॉर्ट में इसको वीडी भी लिखा जाता है। और या इसको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहा जाता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन या आरटीआई। तो चाहे वो एसटीडी हो या वीडी हो या आरटीआई हो, वो सब एक ही चीज है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज वो डिजीज होती हैं या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस वो इन्फेक्शंस होते हैं जो कि सेक्स से फैलते हैं। एक इन्फेक्टेड पार्टनर से जब सेक्स किया जाता है तो उससे जो अनइन्फेक्टेड पार्टनर है उसको इन्फेक्शन या डिजीज लग जाती है। तो एसटीडी को ही वीडी या आरटीआई भी कहा जाता है। अब एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जिक्र किया गया है उसको आप नोट कर लीजिए। यहां पर ये ध्यान रखना है जिसमें जो एसटीडी में कौन कौन से एसटीडी का जिक्र है। तो एक है गोनोरिया, ठीक है, GONO, गोनोरिया, RRHOEA, तो गोनोरिया हो गया। उसके बाद फिर आप साइफिलिस लिख सकते हैं, दूसरा जो डिजीज है साइफिलिस या सिफिलिस भी उसको पढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा जो डिजीज है वो जेनाइटल हर्पीस है, जेनाइटल हर्पीस लिख सकते हैं। फिर चौथा डिजीज है क्लेमाइडियासिस, आप उसको कहते हैं, क्लेमाइडियासिस आप लिख लेंगे, क्लेमाइडियासिस हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जेनाइटल वॉर्ट भी आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस में, तो आप जेनाइटल वॉर्ट भी लिख देंगे, जेनाइटल वॉर्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर आता है ट्राइकोमोनियासिस। तो ट्राइकोमोनियासिस ये एक प्रोटोजोवन डिजीज है, अभी आगे हम बताएंगे कौन सी डिजीज किससे होती है। तो ट्राइकोमोनियासिस आप लिख लेंगे, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। उसके बाद फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हेपेटाइटिस बी भी आता है और उसके बाद फिर HIV, मोस्ट ड्रेडेड ऑफ ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो आप लिख लेंगे हेपेटाइटिस बी आएगा और उसके बाद फिर आप HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जब शरीर में घुस जाता है तो उसको HIV कहा जाता है। HIV पॉजिटिव मतलब HIV पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं उनको आगे चल करके एड्स हो जाता है, तो आप एड्स कह सकते हैं। तो एड्स एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें कई डिजीज के लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और जब कई डिजीज के लक्षण या कई तरह के सिम्टम दिखेंगे किसी इंसान में तो बोला जाता है सफरिंग फ्रॉम अ सिंड्रोम,
और ये इम्यूनिटी में कमजोरी की वजह से ये सिंड्रोम आता है, और ये वायरस के इन्फेक्शन से ये इम्यूनिटी में कमजोरी आती है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये HIV पॉजिटिव पर्सन जो है वो तब हो जाता है जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्स करता है, तो वो HIV पॉजिटिव हो सकता है और उससे उसको एड्स हो सकता है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की लिस्ट है जो आपको NCERT बुक में मिलेगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लें, गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल गॉर्ड, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और HIV पॉजिटिव हो जाता है पर्सन, या फिर आगे चलकर उसको एड्स हो जाता है। तो एड्स जो है उसको हम डिजीज या इन्फेक्शन या सिंड्रोम कह सकते हैं, टेक्निकली ये सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपको कौन कौन से डिजीज होते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें जो मोस्ट डिस्कस्ड रिसेंट ईयर्स में जो डिजीज हुआ है वो है एड्स या HIV पॉजिटिव। तो ये मोस्ट डिस्कस्ड डिजीज इसको माना जाता है इन रिसेंट ईयर। तो आप इसको मेंशन कर लेंगे, मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन, मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन in recent years, तो most discussed infections in recent years, ये कौन सा है? ये एड्स है या HIV है। अब इसके बाद ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो लिस्ट दिया गया है ये कॉमन STDs का दिया गया है, और भी STDs होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, बट दीज आर सम कॉमन STDs। तो हम यहाँ जो लिस्टिंग ये दिए हैं ये कॉमन STDs की दिए हैं, रेयर STDs की नहीं दी है। अक्सर ये सुनाई देता है लोगों में ये होना, और HIV लीड्स टू एड्स, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जो 8 कॉमन STDs का जिक्र NCERT बुक में किया गया है, इसमें मोस्ट डेंजरस डिजीज जो है वो एड्स है, या मोस्ट डेंजरस इन्फेक्शन कहा जाए तो HIV है, जिसका जिक्र ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में आगे किया जाएगा इन डिटेल। तो सारे STDs में मोस्ट डेंजरस कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू NCERT बुक? HIV। तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, एक तो ये मोस्ट डिस्कस्ड इन्फेक्शन इन रिसेंट ईयर हो गया, और ये लिख लेंगे मोस्ट डेंजरस, ठीक, मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल STDs, ठीक। बीमारी कोई भी हो, खतरनाक हो सकती है अगर उसको आप प्रॉपरली केयर ना करें, उसको प्रॉपरली ट्रीट ना करें, प्रॉपरली मॉनिटर ना करें, बट बावजूद इसके HIV मोस्ट डेंजरस माना जाता है। अब देखिए यहां पर जो 3 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV, ये क्यूरेबल नहीं है। एक बार इनका इन्फेक्शन हो गया, इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स अगर आपके बॉडी में घुस गए तो आप ठीक नहीं हो सकते। केवल आप डिजीज के ऑनसेट को रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं लंबे समय तक, ठीक है ना, आप पूरी तरह से इनसे फ्री नहीं हो सकते। तो NCERT बुक लिखती है कि एक्सेप्ट जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV इन्फेक्शंस, ऑल अदर STDs आर कंप्लीटली क्यूरेबल। ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड प्रॉपरली क्योर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हो गया कि जो जेनिटल हर्पीस है नॉट क्यूरेबल में, अगर आपसे पूछा जाए नॉट क्यूरेबल, कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो क्यूरेबल नहीं है, तो उसमें जेनिटल हर्पीस क्यूरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी क्यूरेबल नहीं है, और HIV इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता, आप कभी भी इनके जर्म से फ्री नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इनके बारे में कहा जाता है प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी, HIV एंड जेनिटल हर्पीस। क्योंकि अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तभी आप बचे रह सकते हैं, अगर इनका इन्फेक्शन हो गया तो आप बचेंगे नहीं, मतलब आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है आगे चल करके। कम नॉर्मल लाइफ आप नहीं जी सकते, नॉर्मल आपको जितना जिंदा रहना है उतना नहीं जिंदा रहेंगे, सीधी सी चीज है, और तमाम एबनॉर्मलिटीज आपके बॉडी में क्रिएट हो जाएंगी, और एक बार इनका जर्म बॉडी में गया तो फिर आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो एक बार फिर सुन लीजिए कि ये जो 8 कॉमन STDs हैं, इसमें जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और HIV इन्फेक्शन इज नॉट क्यूरेबल,
इसके अलावा बाकी सारे जितने हैं, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट, ट्राइकोमोनियासिस, बाकी जो 6 हैं, दे आर कंप्लीटली क्यूरेबल। रेस्ट आर कंप्लीटली क्यूरेबल। रेस्ट आर कंप्लीटली क्यूरेबल। लेकिन वो भी कब? जब आप इनका शुरू में ही इनका डिटेक्शन करना है। शुरू में ही आपको पता चल जाए कि ये इनके इन्फेक्शंस आपको हुए हैं और उसका प्रॉपर मेडिकेशन आप लेंगे डॉक्टर से सलाह लेकर के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ट्रीटेड प्रॉपरली। तो रेस्ट आर कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली एंड treated properly ठीक, प्रॉपर ट्रीटमेंट और अर्ली डिटेक्शन यदि हो जाता है बाकी 6 का, गोनोरिया का, सिफिलिस का, क्लेमाइडियासिस का, जेनिटल वॉर्ट का, ट्राइकोमोनियासिस का, तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर इन तीनों का इन्फेक्शन हुआ, जेनिटल हर्पीस का, हेपेटाइटिस बी का और HIV का, तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है जो कि फाइनली आपको ठीक कर सके। तो इसलिए इन 3 के केस में प्रिवेंशन ही बेस्ट क्योर माना जाता है। यहाँ पर एक चीज और आपको जानकारी देना जरूरी है कि जो हेपेटाइटिस बी और HIV का इन्फेक्शन होता है, ये केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं होता है, बल्कि अदर मीन से भी हो सकता है। जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन से आप इंजेक्शन नीडल को शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर कर रहे हैं, या किसी इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड ले रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहा है आपके ऊपर, वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन पर भी यूज हो चुका है, ठीक से उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं हुआ है। जो इन्फेक्टेड नीडल है, एक ही नीडल से इन्फेक्टेड पर्सन को भी इंजेक्शन दिया गया और उसी नीडल से आपको भी इंजेक्शन दिया जा रहा है, या आप ले रहे हैं जाने अनजाने, तो भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो 8 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का जिक्र जो एनसीईआरटी बुक ने किया है, उसमें 2 के बारे में उसने लिखा है कि वो केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं फैलता, अदर तरीके से भी फैलता है। जैसे हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ इन्फेक्टेड पर्सन एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, तो ये हो गया। और कई बार जो इन्फेक्टेड मदर होती है उससे बच्चे में भी चला जाता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये जा सकते हैं बच्चे के अंदर। तो यदि मदर को HIV का इन्फेक्शन है, या मदर जो है वो हेपेटाइटिस बी से सफ़र कर रही है, तो इसके जो एजेंट हैं वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे में भी जा सकते हैं और जाते भी हैं। तो एनसीईआरटी बुक ने ये मेंशन किया है कि हेपेटाइटिस बी एंड HIV, ठीक है, का इन्फेक्शन और भी तरीके से हो सकता है। वो कौन कौन से तरीके से हो सकता है? ठीक है, इन्फेक्शन also due to sharing of injection, ठीक है, sharing of injection needles and surgical instruments from infected person, infected या with infected person, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर विथ लिख देंगे, ज्यादा एप्रोप्रिएट है। तो इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड HIV also occurs due to sharing of injection needles and surgical instrument with infected person, और ठीक है। दूसरा blood transfusion from infected person, यानी किसी infected person से आपने blood लिया हो, infected person, तो blood transfusion from infected person। और फिर एक और तरीका हो सकता है इन्फेक्टेड मदर से
फीटस में चला जाना। जो प्रेग्नेंट वुमेन अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसके वोम्ब में, उसके एम्ब्रियो में जो बच्चा, उसके जो यूट्रस में जो एम्ब्रियो या फीटस डेवलप हो रहा है उसको भी इन्फेक्शन लग सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस टू, मतलब बच्चे में भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सिर्फ दो एसटीडीज के बारे में कहा गया है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। यानी हेपेटाइटिस बी और एचआईवी सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा के साथ साथ वो इन तरीकों से भी दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज जो एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन्ड है कि इनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किसकी वजह से होता है। गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, ठीक है। सिफिलिस जो है वो भी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन है। जेनाइटल हर्पीज जो होता है ये वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, मतलब ये वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लैमाइडियासिस जो है ये भी एक खास बैक्टीरिया से होता है जिसको क्लैमाइडिया बोलते हैं, तो ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। आपको नाम कोई जरूरी नहीं कि याद रखें, हालांकि क्लास 11th में जब बैक्टीरिया पढ़ाया जाता है उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो तमाम बैक्टीरियल डिजीज की लिस्ट दी जाती है, तो उसमें ये जिक्र करना चाहिए कि गोनोरिया जो है वो नेसेरी गोनोरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। सिफिलिस जो है वो ट्रिपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया से होता है। उसी तरह से तमाम पैपिलोमा वायरस है और भी दूसरे वायरसेस होते हैं। तो जेनाइटल हर्पीज या जो तमाम जो आपको डिजीज दिख रही है उनके नाम भी जरूरी होते हैं, बट यहाँ पर आपको केवल यही ध्यान रखना कि कौन वायरस से हो रहा है, कौन बैक्टीरिया से हो रहा है। ये 11th में बहुत सारी चीजें यहाँ बता देनी चाहिए। जिस समय डिजीज डिस्कशन बैक्टीरिया का या वायरस के बारे में पढ़ाया जाता है उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में, तो ये बता देना चाहिए वहाँ पर जो रिलेटेड टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे जो जेनाइटल वार्ड है ये भी वायरस से होता है। तो जेनाइटल वार्ड और जेनाइटल हर्पिस आप देख रहे हैं, ये दोनों जो है ये वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। वायरस वायरस, बाकी जो तीन बताया है वो बैक्टीरिया से, क्लैमाइडियासिस भी बैक्टीरिया से, सिफिलिस भी बैक्टीरिया से, गोनोरिया भी बैक्टीरिया से। ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है, ट्राइकोमोनास वैजिनालिस जैसे एक प्रोटोजोवन है, ये अमीबा जैसा मेंबर होता है। अमीबा के प्रोटोजोआ जानते होंगे, फाइलम प्रोटोजोआ, ठीक है ना, ये प्रोटिस्टा होता है तो उसका मेंबर है। तो ट्राइकोमोनियासिस जो है वो प्रोटिस्ट से होता है, ये प्रोटिस्ट से होता है। और प्रोटिस्ट में कौन सा प्रोटिस्ट? प्रोटोजोवन से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोवन से होता है। तो प्रोटिस्ट कहिए या प्रोटोजोवन कहिए, उससे होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी जानती है वायरस से होता है, उसका नाम ही हेपेटाइटिस बी वायरस। एचआईवी खुद वायरस का नाम ही है। एचआईवी पॉजिटिव मतलब ऐसा इंसान जिसमें एचआईवी का इन्फेक्शन हो गया हो और आगे चल करके लीड्स टू एड्स, तो ये भी वायरस से होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस बी भी वायरस से होता है। तो आपको जो यहाँ 8 डिजीजेस दी गई हैं उसमें गोनोरिया बैक्टीरिया से, सिफिलिस बैक्टीरिया से, जेनाइटल हर्पिस वायरस से, क्लैमाइडियासिस बैक्टीरिया से, जेनाइटल वार्ड वायरस से, ट्राइकोमोनियासिस प्रोटिस्टा प्रोटोजोवन से, हेपेटाइटिस बी वायरस से और एचआईवी वायरस से होता है। हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होते हैं उनके सिम्टम्स क्या हैं। देखिए लक्षण क्या है। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, माइनर होते हैं, मतलब बहुत बड़े सिम्टम्स नहीं होते हैं। कई बार इतने छोटे सिम्टम्स होते हैं कि आप उनको नज़रअंदाज कर जाते हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर माइन्यूट या माइनर, ठीक है। जैसे कि जो जेनाइटल ऑर्गन्स होंगे या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे खासकर, तो उसमें इचिंग आने लगेगी, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, उससे कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिम्टम्स आते हैं और उसमें स्वेलिंग भी आ जाती है। तो स्वेलिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, इचिंग होना, ये सिम्टम्स आते हैं और इनको माइन्यूट या माइनर सिम्टम्स कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जो अर्ली सिम्टम्स ऑफ
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर माइनर सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। माइनर कहने का मतलब आप उनको ध्यान भी नहीं देते, वो आपको यूजुअल लगते हैं, ठीक है ना। अब वो जो सिम्टम्स माइनर होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं? इचिंग, ITCHING, खुजली होने लगेगी, कहां पर? जेनाइटल पार्ट में, ठीक है। फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, फ्लूइड, ठीक है, डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक। तो इचिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, स्लाइट पेन हो सकता है, ठीक है। और स्वेलिंग भी हो सकती है, ये चारों बहुत बड़े सिम्टम नहीं है कि आप बहुत ध्यान दे दें, या इतने बड़े सिम्टम नहीं है कि आपको डिस्कंफर्ट की फीलिंग होने लगे, तो इसलिए इनको माइनर सिम्टम कहा जाता है। तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ एसटीडी आर माइनर, और वो जो सिम्टम्स होते हैं इचिंग है, फ्लूइड डिस्चार्ज है, स्लाइट पेन है और स्वेलिंग है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और खासकर चूंकि ज्यादातर जो एसटीडी के सिम्टम्स होते हैं वो फीमेल में आते हैं, ऐसा नहीं कि मेल में नहीं आता, मेल में भी आता है, लेकिन ज्यादातर जो सिम्टम्स होते हैं, ज्यादातर जो सफरर्स होते हैं एसटीडी के, वो फीमेल्स होती हैं, ठीक है। और वहां पर जो खासकर एक फीमेल को अगर एसटीडी हो गया है और शुरुआत में चूंकि सिम्टम बहुत ही माइनर होते हैं, और कई बार तो फीमेल्स जो इन्फेक्टेड फीमेल होते हैं उसमें सिम्टम आते ही नहीं है, तो इनको बोला जाता है एसिम्प्टोमेटिक फीमेल्स। और जब तक फीमेल में सिम्टम नहीं आएगा तो वो अपने पार्टनर को भी स्प्रेड करेगी, ठीक है। और उसको खुद ही नहीं पता है, सिम्टम ही नहीं है उसका, ठीक है, लक्षण ही उसको नहीं आ रहा है, तो ये सिम्प्टोमेटिक फीमेल है, बट उसमें इन्फेक्शन है तो स्प्रेड भी करेगी वो, ठीक है। और मतलब अनडिटेक्टेड रहेगा, जब ये सिम्टम ही नहीं आएगा तो वो डिटेक्शन ही नहीं होगा, डॉक्टर के पास जाएगी नहीं, ट्रीटमेंट नहीं लेगी, तो ये खतरा रहता है इसके स्प्रेड होने का और बड़ा सिम्टम आने का, क्योंकि शुरू में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है बहुत सारे इन्फेक्टेड फीमेल्स में। तो आपको लिखना पड़ेगा कि जो अर्ली सिम्टम्स एसटीडी का होता है वो माइनर सिम्टम्स होते हैं, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग, कहां पर? इन जेनाइटल पार्ट्स में। तो ये ध्यान रखेंगे, इन जेनाइटल रीजन, और ये भी आप लिख लेंगे कि जो इन्फेक्टेड फीमेल्स होती हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं, मेल्स भी इन्फेक्टेड होते हैं उनमें, लेकिन थोड़ा सिम्टम, चूंकि उनके जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो बाहर साफ जैसे स्क्रोटम बाहर दिख रहा है, पेनिस पूरा बाहर दिख रहा है। फीमेल में तो केवल एक फ्लैप दिखता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बाकी तो वेजाइना और सर्विक्स तो सब अंदर है। तो इसलिए फीमेल में डिटेक्ट होना बहुत आसान नहीं होता, और माइनर सिम्टम ही बहुत लंबे समय तक चलता है, लेकिन जब पता तब जब चलता है तब तक वो मेजर हो चुका रहता है। तो इसलिए फीमेल जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक होती हैं। तो आप ये मेंशन करें, इन्फेक्टेड फीमेल्स ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्टेड फीमेल्स आर ऑफन एसिम्प्टोमेटिक, मतलब उनमें सिम्टम ही नहीं आते हैं, इन्फेक्शन के बावजूद सिम्टम ही नहीं आते, और जब सिम्टम नहीं आएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, दवाई नहीं लेगी, तो चीजें अंदर ही अंदर और बिगड़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एंड रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। सो ठीक है, एसटीडी रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एसटीडी जो है लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रह जाता है। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना होता है कि जो डिजीज का जो अर्ली स्टेज होता है, क्योंकि वो माइनर होता है, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। दूसरा, आपको जेनाइटल ऑर्गन में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो लोग लाज के भय से, लज्जा से, शर्म से कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे बताएंगे कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन में जो है इन्फेक्शन हो गया, आप पूछेगा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो तमाम चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछेगा। तो इस लोक लाज के भय से एक पर्सन जो है वो डिटर कर जाता है, मतलब डर जाता है, वो अपने आप को रोक लेता है जाने से डॉक्टर के पास, क्या अरे ठीक हो जाएगा, कुछ देसी इलाज, घरेलू इलाज शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है इसमें माइनर का मेजर में कन्वर्ट होने में,
मेजर सिम्टम में कन्वर्ट होने में। तो ये एनसीईआरटी बुक यहाँ मेंशन करती है। ध्यान रखिएगा कि एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम, यानी एब्सेंस ऑफ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम इन द अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडी deter the person, मतलब deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। मतलब वो एक पर्सन को हिंडर करता है, जो लोक लाज का भय है उसके कारण डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, प्लस सिम्टम्स बहुत माइनर होते हैं तो कैजुअल अप्रोच अपनाता है, घरेलू नुस्खे अपनाता है उसको ठीक करने का। तो ये सब कारण होता है कि ये जो डिजीज है ये भयानक रूप ले लेती है, और जब भयानक रूप ले लेती है तब ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई भी एसटीडी हो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो कॉम्प्लिकेशंस जो लेटर ऑन आ जाते हैं, यानी जो मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं वो इसी वजह से आ जाते हैं कि आप उनको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट भी नहीं करवा रहे, न कर पा रहे और न प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो माइनर जो है वो मेजर सिम्टम में कन्वर्ट हो जाता है इफ उसका नो टाइमली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। तो अगर आपने टाइमली डिटेक्शन नहीं इसका किया और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेजर सिम्टम्स आ जाएंगे, यानी सीरियस कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, अब वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के? तो सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर हो जाता है, पीआईडी। एक सेट ऑफ मतलब आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ सिम्टम्स है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम, कमर में दर्द होना, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम होना, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसको पीआईडी कहा जाता है। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर, मतलब जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है उसमें आपको कुछ अजीब सा फीलिंग होगा, उसमें पेन होगा, आप ठीक से उठ नहीं पाएंगे, बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है, हमेशा आपको दर्द बना रहेगा, ठीक है, और वो दर्द मेजर बड़ा दर्द होगा। वो क्यों दर्द हो रहा है? क्योंकि अंदर ही अंदर सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब सब इन्फेक्ट हो गया है, तो वो रीजन ही आपका हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो मेजर सिम्टम्स में आ जाएगा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, डिसऑर्डर, उसको पीआईडीएस कहा जाता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस या डिसऑर्डर कहते हैं। एनसीईआरटी बुक में इसको जो है वो डिजीजेस लिखा है, तो आप भी डिजीजेस लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डिजीजेस लिख लीजिए। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो जाता है, पीआईडी। दूसरा जो है एबॉर्शन हो सकता है, यानी अगर वो वुमन प्रेग्नेंट है तो उसका फीटस अपने आप एबॉर्ट हो जाएगा, इन्फेक्शन की वजह से यूट्रस की वॉल कमजोर हो जाएगी और बच्चा गिर जाएगा, तो एबॉर्शन हो जाएगा। बच्चा मतलब टर्म पूरा होने से पहले ही फीटस मर गया, खत्म हो गया, एबॉर्शन हो जाएगा। तीसरा वजह होता है स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब होता है मरा हुआ बच्चा पैदा होगा। एबॉर्शन होना और मरा हुआ बच्चा पैदा होने में फर्क होता है। एबॉर्शन का मतलब है कि फीटस 2 महीने 3 महीने का है और इन्फेक्शन हो गया और धीरे धीरे वो श्रिंक कर गया, खत्म हो गया, उसके टिश्यूज डिग्रेड हो गए, एबॉर्शन। और मरा हुआ बच्चा पैदा होना मतलब उसमें 7 महीने 6 महीने का था और बिना फुल टर्म किए हुए बाहर निकल गया और मरा हुआ निकला। तो स्टिल बर्थ मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा होना। एबॉर्शन मतलब पैदा होने से पहले ही उसको वो टर्मिनेट हो गया, ये पैदा होना है, पैदा ही नहीं हुआ। तो पीआईडी हो गया, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ। उसके बाद आपको यहां पर मेंशन कर लेना होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती है, ठीक है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का खतरा रहता है। उसके बाद फिर आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ठीक है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सारे जो है आपको ध्यान रखना है।
ये मेजर सिम्टम में आते हैं, सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में आते हैं। और कई बार तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनका कैंसर हो जाता है, सर्वाइकल कैंसर, वजाइना का, यूट्रस का कैंसर या फेलोपियन ट्यूब का कैंसर, यानी कह सकते हैं इवन समटाइम्स कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो एक बार फिर से सुन लें, जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो मेजर कॉम्प्लिकेशन यानी सीरियस कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मेजर सिम्टम क्या क्या होते हैं एसटीडी के। अगर माइनर सिम्टम आया, आपने उसको ठीक से डिटेक्ट नहीं किया, कैजुअल अप्रोच अपनाया, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो कॉम्प्लिकेशन और सीरियस हो जाएगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो उससे जो लक्षण आएंगे वो पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी आ जाएगी, इनफर्टिलिटी, कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। पीआईडी मतलब कमर वाले हिस्से में हमेशा पेन रहेगा, क्योंकि उसके अंदर जो ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनमें उन पर प्रभाव पड़ने लगा है। एबॉर्शन बता ही चुका हूँ, स्टिल बर्थ बता ही चुका हूँ। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि बांझपन आ जाएगा, बच्चा पैदा करने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यूट्रस में परमानेंट चेंजेस ऐसे हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगा यूट्रस की, उसमें इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पाएगा। या फेलोपियन ट्यूब में इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएगा कि उसमें फेलोपियन ट्यूब में जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो फिर इम्प्लांटेशन का नौबत ही नहीं आएगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो ये हो गया इनफर्टिलिटी। तो बच्चा ही पैदा करने में जो कपल है वो सक्षम नहीं होगा, चाहे वो मेल के जेनाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो या फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन में प्रॉब्लम हो। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जहां इम्प्लांटेशन होना चाहिए वहां ना होकर के कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाए। जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन तो होता है फेलोपियन ट्यूब में, जाइगोट बनता है फेलोपियन ट्यूब में, वहां से वो जाइगोट जो है वो लुढ़क करके आता है यूट्रस में, और यूट्रस की दीवार में वो इम्प्लांट हो जाता है और वहीं वो ग्रो करता है यूट्रस में। तो कॉमन साइड जो एम्ब्रियो के ग्रो करने का है वो कहां पर है, यूट्रस में। तो प्रेगनेंसी जब होती है तो फीटस कहां ग्रो करता है, डेवलप करता है, यूट्रस की दीवार में चिपक करके आफ्टर इम्प्लांटेशन। लेकिन अगर यही एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में की दीवार में ही चिपक जाए और वहीं पर वो ग्रो करने लगे, तो फेलोपियन ट्यूब तो बहुत ही पतला है, यूट्रस तो चौड़ा होता है, स्ट्रेच होने की प्रॉपर्टी होती है। फेलोपियन ट्यूब जो है उसके अंदर, उसके दीवार में अगर यूट्रस चिपक जाएगा और वहीं फीटस बन के ग्रो करने लगेगा, तब तो फेलोपियन ट्यूब फट जाएगी, जो प्रेग्नेंट वुमन है उसकी जान को खतरा हो जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें इम्प्लांटेशन नॉर्मल साइड पर न होकर के किसी और साइड पर हो रहा हो, यूट्रस की दीवार में इम्प्लांटेशन न होकर के फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जा रहा है। कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ओवरी में हो जाती है, कहीं अरे ओवरी से तो ओवम निकला, फेलोपियन ट्यूब में गया, वहां पर स्पर्म फ्यूज करता है, तो ओवरी में कैसे प्रेगनेंसी आ गई। कई बार होता है स्पर्म मूव करते करते फेलोपियन ट्यूब को भी क्रॉस करके वो उसके फिम्बरी में जो छेद है ऑस्टिया, उससे निकल के ओवरी पर गिर जाते हैं, और ओवरी से जो ओवम निकल रहा होता है वहीं पर उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो फीटस जो है वो ओवरी की वॉल से चिपक के उससे भोजन लेना शुरू। भाई फीटस को क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई किस लिए चाहिए, भोजन के लिए। तो फीमेल के बॉडी में कहीं भी वो जो एम्ब्रियो है वो कहीं भी वॉल से चिपक सकता है, फेलोपियन ट्यूब के वॉल से चिपक सकता है, यूट्रस के वॉल से चिपक सकता है, ओवरी के वॉल से चिपक सकता है, एब्डोमेन के वॉल से चिपक सकता है, अंदर ही अंदर, ठीक है ना, इंटेस्टाइन के वॉल से चिपक सकता है अगर वहां पहुंच गया तो ध्यान रखना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डेफिनेशन क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है इम्प्लांटेशन। कब आती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो at sites other than normal साइट क्या है, यूटेरस। तो यूट्रस के अलावा अगर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन दूसरे साइड पर हो जा रहा है तो इसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे कि इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब, इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब, यानी फेलोपियन ट्यूब में बच्चा बड़ा हो रहा है, डेवलप कर रहा है। इम्प्लांटेशन इन फेलोपियन ट्यूब एक एग्जांपल हमने दिया है, ये मोस्ट कॉमन साइट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, ठीक है। तो ये भी हो जाता है, तो इस बच्चे को भी अबॉर्ट करना पड़ता है। जैसे अल्ट्रासाउंड होगा, पता चलेगा अरे बच्चा यूट्रस के बजाय तो फेलोपियन ट्यूब में ग्रो कर रहा है, तो फिर उसको तो अबॉर्ट कराना पड़ेगा, एमटीपी करानी पड़ेगी, नहीं तो माँ के जान को भी खतरा है, बच्चा तो बचने वाला नहीं, क्योंकि उसको तो जगह ही नहीं मिलेगी, फेलोपियन ट्यूब बस्ट कर जाएगी,
तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। सो ये हो गया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का जो मेजर सिम्टम होता है वो क्या क्या होता है। देखिए, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं वो एक मेजर थ्रेट है हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए, ठीक है ना। और इसीलिए इनका जो बचाव है, इनसे जो बचाव है और इनका जो शुरुआती पहचान है, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, वो एक प्राइम कंसिडरेशन होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम का एक मकसद होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, वो लोगों को ना होने पाए इसकी कोशिश की जाए, और यदि हो गया है तो उसका अर्ली डिटेक्शन कैसे हो, ये चीज़ स्प्रेड करना, ये चीज़ लोगों को बताना। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम का एक मकसद होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में लोगों को जागरूक करना, वो होने ना पाए उसके उपाय बताना, और यदि हो गया है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करके उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो करवाना, ठीक है। और क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो एक मेजर थ्रेट है हमारे हेल्दी सोसाइटी के लिए, तो इस चीज़ को भी आप मेंशन कर लेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर मेजर थ्रेट, ठीक है, टू आवर हेल्दी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, आवर हेल्दी सोसाइटी। तो इसलिए जो सेक्सुअली प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, तो प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी का अर्ली डिटेक्शन एंड उसका ट्रीटमेंट इज द प्राइम concern of reproductive health care programs। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं उनका प्राइम कंसर्न ये होता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो ना होने पाए लोगों को, उसका कैसे प्रिवेंशन करना है, अर्ली डिटेक्शन, अगर हो गया तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट हो जाए जिससे कि आगे के कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, ठीक है। अब सवाल ये है कि किन लोगों को एसटीडी होता है। देखिए, एसटीडी के लिए प्रोन तो हर इंसान है जिसको एसटीडी हो सकता है, लेकिन ये 15 से 24 साल के एज ग्रुप में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर सर्वे किया जाए कि किन किन एज ग्रुप के लोगों को एसटीडी ज्यादा होता है तो 15 साल से लेकर 24 साल के बीच के लोगों को एसटीडी ज्यादा होता है। ये एडोलिसेंट पीरियड है, समझिए, मतलब इस समय जो पर्सन है, जो आपका एज ग्रुप है, वो एडोलिसेंट पीरियड है। आप सब में ज़्यादातर लोग 15 से 24 साल के बीच के हैं, और इस एज ग्रुप में जो सेक्स जो है वो होना आम बात है, ठीक है। पहले तो लोग लाज के भय से लोग नहीं इसको करते थे, लेकिन आज के डेट में ज़माना बहुत आगे, सोसाइटी बहुत एडवांस हो गई है और इस पर लोग खुल के बात करने लगे हैं, और होना भी चाहिए। बट खाली बात करना और सेक्स करना ही यहाँ पर जो है वो मुद्दा नहीं है। बात ये है कि हेल्दी सेक्स सोसाइटी भी डेवलप करना जरूरी है। हेल्दी सेक्स सोसाइटी का मतलब क्या होता है? सेक्स के बारे में सोच को ओपन रखना। बच्चों को जानकारी दीजिए कि ये सही है, ये गलत है, कब जरूरी है सेक्स, कब नहीं जरूरी है सेक्स, ठीक है। और अगर सेक्स के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रोटेक्शन मेजर्स अपनाने चाहिए जिससे कि बीमारियां ना फैले। बहुत एब्यूजेस होते हैं, सेक्सुअल एब्यूजेस होते हैं, भला फुसला करके, सपने दिखा करके, तो वो सब भी इस हेल्दी सेक्स सोसाइटी टर्म के अंदर आते हैं सारी घटनाएं। तो एडोलेसेंट जो एज ग्रुप होता है 15 से 24 साल का, उसमें भी समझ डेवलप नहीं हुई रहती है बच्चों की। कोई भी उनको बहला फुसला सकता है। पेरेंट्स को, गार्जियन को हर चीज़ बताना चाहिए अपने फ्रेंड्स के बारे में, जिन लोगों के साथ आप जो है आपकी फ्रेंडशिप है उनके बारे में। ये सब एक बहुत ही मतलब सोशल प्रॉब्लम इसको माना जाए आज की डेट में। तो ये वजह है कि 15 से लेकर के 24 साल के एज ग्रुप में एसटीडी वाले केसेस बहुत ज़्यादा हैं। और ये तो कोई मैरिज वाली एज है,
आज के समय में मैरिज तो 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल की एज में होती है। वर्किंग ग्रुप है आज के समय में, लोग पहले नौकरी करते हैं, अपना करियर बनाते हैं, देन फिर दे थिंक फॉर मैरिज। तो फिर मैरिज के पहले अगर सेक्स हो रहा है ठीक है, लेकिन उसको उसके भी कुछ नियम कानून होने चाहिए, वरना तो फिर ऐसे ही फैलेगी बीमारियां। तो ये चीज ध्यान रखना है। एनसीईआरटी को बहुत ही ओपन है, ये टॉपिक ही ऐड किया गया है इसके बारे में अपनी समझ को खुला रखने के लिए, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कौन सा एज ग्रुप है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के चपेट में ज्यादा है, तो वो 15 से 24 साल। इस पर भी सवाल आया है नीट में, तो ध्यान रखिएगा कि दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, ठीक है, दो ऑल पर्सन्स आर वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल टू एसटीडी, but the incidences are reported to be very high, but the incidences are reported to be very high, वही जो एज ग्रुप हमने 15 से 24 साल बताया है, वेरी हाई among persons in the age group, among persons in the age group 15 to 24 years to which you most of people belong, ठीक है। इसको एडोलिसेंट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोलिसेंट पीरियड। जो आगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जब पढ़ाएंगे तो उसमें एडोलिसेंट वर्ड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रिवेंशन जो इसका होता है वो आपके हाथ में है। प्रिवेंशन इज इन योर हैंड। अगर आप, वो अभी तो थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई पर्सन सेक्स ले जा रहा है तो कंडोम का यूज करें, तो एसटीडी नहीं होगा उसको, ठीक है। हेल्दी सेक्स प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे कि बीमारी ना हो। तो प्रिवेंशन इज इन योर हैंड, ये चीज एनसीईआरटी बुक मेंशन करती है। और यहाँ पर ये भी चीज आपको ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडी? सिंपल प्रिंसिपल क्या है? तो सिंपल प्रिंसिपल क्या है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल प्रिंसिपल्स में जो पहला है, जो नॉर्मल आप किसी भी हेल्थ एजुकेशन वाले किताब में पढ़ते हैं कि अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कैसे है, कहाँ से आया है, और क्या उसके और भी पार्टनर्स हैं जिनके साथ सेक्स करता है, इन्फेक्टेड पर्सन है, ड्रग एडिक्ट है, क्या है। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, तो ये ध्यान रखेंगे पार्टनर। तो अवॉइड सेक्स विद अननोन पर्सन, अननोन पर्सन से सेक्स अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर से सेक्स अवॉइड करने से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड बचा सकता है। पता नहीं कौन सा पार्टनर जो है वो कहाँ से सेक्स करके आ रहा है। तो अवॉइड सेक्स with multiple partners, these are some simple principles, ठीक है। इसके बाद वही अनप्रोटेक्टेड सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, जो हमने पहले ही बता दिया है आपको। थर्ड जो लाइन होगी कि यूज ऑफ कंडोम ड्यूरिंग कोइटस या सेक्स, तो कंडोम का इस्तेमाल करना सेक्स के समय या कोइटस के समय, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाइए अगर बीमारी का कोई डाउट हो, क्योंकि अगर अर्ली पकड़ लेंगे बीमारी को तो फिर बीमारी होगी ही नहीं, आपको ठीक हो जाएगी। तो चौथा जो पॉइंट लिखेंगे, गो टू क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स। क्वैक्स के पास नहीं जाना चाहिए, क्वैक्स मतलब झोला छाप के पास नहीं जाना चाहिए। क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, फॉर अर्ली डिटेक्शन, फॉर
अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्वालिफाइड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एसटीडी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिजीज का डायग्नोसिस हो जाएगा, डिजीज का ट्रीटमेंट हो जाएगा अगर आप समय रहते पहुंच गए डॉक्टर के पास। तो ये चीज आपको एसटीडी के बारे में बता दी गई है। और ये हम लोग इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड इवन आफ्टर परफॉर्मिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी, यानी वो सेक्स इसीलिए कर रहे हैं कि उनको बच्चे हों, तो कोई प्रोटेक्शन मेजर नहीं ले रहे और सेक्स कर रहे हैं, इसके बावजूद भी वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे कपल को इनफर्टाइल कहा जाएगा। तो इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि इनएबिलिटी to produce child by a couple, ठीक है, by a couple even after performing unprotected sex, कोई कंट्रासेप्टिव मेजर नहीं ले रहे हैं और वो इसीलिए सेक्स कर रहे हैं ताकि उनके वो बच्चे पैदा कर सकें। अनप्रोटेक्टेड सेक्स फॉर लॉन्ग, लंबे समय से वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद वो बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं उनके, तो बोला जाएगा कि ये कपल जो है वो इनफर्टाइल है। अब उसमें इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल में हो या फीमेल में हो, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत बड़ी संख्या है कपल की जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ इनफर्टाइल कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। There are large number of infertile couples all over the world including India। इंडिया में भी बहुत बड़ा नंबर है ऐसे कपल का जो कि इनफर्टाइल है और वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि किसको आप इनफर्टाइल कहेंगे, जो कि नॉर्मल सेक्स होने के बावजूद भी बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। अब कपल जब बोल रहे हैं तो कपल में मेल और फीमेल दोनों आते हैं भाई, ठीक है ना। तो कपल में मेल हो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, फीमेल प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, मतलब प्रॉब्लम मेल में हो सकता है या फीमेल में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कपल नहीं पैदा हो रहा। बट जो हमारा इंडियन सोसाइटी है, जैसा कि मालूम है मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, तो अक्सर वो बच्चे ना पैदा हो पाने के पीछे रीजन फीमेल में ढूंढते हैं, यार ये फीमेल की वजह से ही बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इसी में कुछ खोट है, इसी में कुछ प्रॉब्लम है, पुरातन सोच है ये। बट अगर देखा जाए कि इनफर्टिलिटी तो मेल ज्यादा निकलते हैं इनफर्टिलिटी के रीजन में, यानी कपल अगर इनफर्टाइल है तो उसमें मेन प्रॉब्लम किस में मिलती है आपको, ज्यादातर मेल में मिलती है। तो इंडियन सोसाइटी में ब्लेम जरूर फीमेल को किया जाता है इनफर्टिलिटी के लिए, मतलब बच्चे ना पैदा होने के लिए कपल से, बट वो ज़्यादा प्रॉब्लम करती है किसमें, मेल्स में। स्पर्म काउंट कम है, डिफेक्टिव स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। फीमेल में भी प्रॉब्लम होती है, फीमेल में भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, यूट्रस की वॉल ही, यूट्रस ही बहुत छोटा है, उसके अंदर बच्चा डेवलप नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है फीमेल में, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी। और हम ब्लेम सिर्फ करते हैं किसको, फीमेल को, जो इंडियन सोसाइटी है, बट ऐसा सही नहीं है। तो वो एनसीईआरटी बुक लिखती है कि जो इंडियन सोसाइटी है वो ऑफन ब्लेम करती है फीमेल को कि हस्बैंड वाइफ में कि वाइफ की वजह से ही बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा केसेस अगर हम सर्वे करें तो मेल के निकलते हैं कि इनमें इनकी वजह से बच्चे पैदा नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो इनफर्टिलिटी का मतलब समझ में आ गया। अब रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी क्या क्या हो सकता है ये ध्यान रखिएगा, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी,
रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी में मतलब साइकोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है, जेनेटिकल रीजन भी हो सकता। साइकोलॉजिकल रीजन का मतलब क्या है कि आपकी अगर आप परेशान हैं, आप कूल माइंड से सेक्स के लिए नहीं जा रहे हैं, या आप हमेशा टेंशन में हैं, तो स्पर्म काउंट नहीं मतलब कम हो जाएगा, ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओवुलेशन ही नहीं होगा। एक फीमेल लगातार टेंशन में है, उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो कैसे ओवुलेशन नॉर्मल होगा, हार्मोन लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं जिनके कारण लोग बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। तो एनसीईआरटी को बहुत क्लियरली मेंशन करती है कि रीजन फॉर इनफर्टिलिटी में जेनेटिकल रीजन हो सकता है इसका, ठीक है, स्पर्म ही नहीं बन रहा, ओवम ही नहीं बन रहा, तो जेनेटिकल रीजन हो गया। फिर डिफेक्टिव जेनेटल ऑर्गन्स हो गए, फिजिकल जो डिफेक्ट होते हैं, आपका जो फीमेल है उसका फैलोपियन ट्यूब ही ब्लॉक हो गया है, मेल में जो पेनिस है वही इरेक्ट नहीं होता है, तो कैसे वजाइना में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इम्पोर्टेंट हो गया है मेल। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, तो आप यहाँ इसको मेंशन कर लेंगे कि फिजिकल रीजन है, जेनेटल रीजन है, तो फिजिकल रीजन है, जेनेटिकल रीजन है, ठीक है, या बाय बर्थ मतलब कंजेनिटल उसको बोलते हैं, बाय बर्थ ही कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस वजह से उसमें ऑर्गन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। फिर चौथा रीजन हो सकता है डिजीज हो गया है, कोई सफरिंग फ्रॉम डिजीज, जैसे एसटीडी हो गई है, या और भी डिजीजेस कुछ ऐसी हो गई हैं, जैसे आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि कमर के नीचे का ऑर्गन कोई काम ही नहीं करता है। तो वेरियस रीजंस फॉर इनफर्टिलिटी, जेनेटिकल रीजन, फिजिकल रीजन, कॉन्जेनाइटल रीजन। कॉन्जेनाइटल मतलब बाय बर्थ, पैदाइशी कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया, पैदा होते समय ही आपके शरीर में कोई ऐसा डिफेक्ट हो गया, पहले नहीं था लेकिन पैदा होते समय हो जाता है कई बार डिफेक्ट, तो कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम होगी, बाय बर्थ जो डिफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ड्रग्स की वजह से इम्यूनोलॉजिकल रीजन भी हो गया, साइकोलॉजिकल भी है, ठीक है ना। तो पहले इम्यूनोलॉजिकल लिख लीजिए। इम्यूनोलॉजिकल का मतलब हो गया कि जो आपकी ओवम है उसको WBC खा डाल रही है, मार डाल रही है, स्पर्म है वो जो है उसको WBC आपके बॉडी की खा डाल रही है, मार डाल रही है, तो ये इम्यूनोलॉजिकल रीजन हो गया। इम्यून सेल्स ही हमला कर रही है स्पर्म के खिलाफ, ओवम के खिलाफ, ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया। ड्रग्स कुछ ऐसे आप खा रहे हैं जिससे कि उसका असर पड़ रहा है ओव्यूलेशन पर, स्पर्म के फॉर्मेशन पर, या पेनिस इरेक्ट नहीं हो रहा है ड्रग के वजह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद एक रीजन आपका साइकोलॉजिकल भी होता है जो हमने पहले ही आपको बता दिया है, तो साइकोलॉजिकल रीजन भी याद रखेंगे, साइकोलॉजिकल रीजन भी होता है। तो आप देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। अब एनसीईआरटी ने जैसे जेनेटिकल रीजन नहीं लिखा है, उसने सीधे लिखा है फिजिकल रीजन है, ठीक है ना, कॉन्जेनिटल रीजन है, डिजीजेज हो गई, इम्यूनोलॉजिकल रीजन है, ड्रग्स है, साइकोलॉजिकल है, बट जेनेटिकल भी हो सकता है। जीन्स ही नहीं है तो टेस्टिस बनाए, तो लड़का तो पैदा हो गया बिना टेस्टिस का पैदा हो गया। स्क्रोटम है, अंदर टेस्टिस ही नहीं है, अंदर क्या एब्डोमेन में कहीं टेस्टिस नहीं है, तो आप समझ जाइए, तो जेनेटिकल रीजन है। जीन्स ही नहीं है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस बनाने वाला जीन ही नहीं है, TDF जीन ही नहीं है, तो जेनेटिकल रीजन भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हैं इनफर्टिलिटी के। तो हमने आपको इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन बता दिया, इनफर्टिलिटी के क्या रीजंस हैं वो बता दिए। अब देखिए यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है कि जिन कपल्स को बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वो उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं, बहुत सारे नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स हैं जहाँ लिखा रहता है यहाँ बांझपन का इलाज होता है। इनफर्टिलिटी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर उनसे बात करके जो इनफर्टाइल कपल है उनसे काउंसलिंग करके उसमें मेल में प्रॉब्लम है कि फीमेल में प्रॉब्लम है ये पता लगाता है डॉक्टर। फिर प्रॉपर अगर वो ठीक हो सकने वाला प्रॉब्लम है तो उसको वो दूर करता है, और ऐसे आपको थाउजेंड्स में, लैक्स में कपल्स मिलेंगे, फिर वो बाद में बच्चे पैदा कर पाने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी सेंटर्स जो होते हैं वो आज की जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं उनका इस्तेमाल करके ऐसे इनफर्टाइल कपल से बच्चे प्रोड्यूस कराने में सफल हो जाते हैं, ठीक है। तो उन टेक्नोलॉजीज़ को जिनके मदद से ऐसा कराने में सफलता हासिल हो जाती है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स वालों को, उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, उसको क्या बोलते हैं ART। तो ध्यान रखिएगा कि ART क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज।
तो मैं यहां लिख देता हूं ART क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, ठीक है, टू मेक is used to make infertile couple fertile। मतलब इनफर्टाइल कपल को क्या कर देते हैं, वो फर्टाइल कर देते हैं। मतलब प्रॉब्लम अगर मेल में है तो मेल को सही कर देते हैं, प्रॉब्लम अगर फीमेल में है तो फीमेल को सही कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जब डॉक्टर जांच करता है तो ऐसे डिफेक्ट मिल जाते हैं जो कभी नहीं सही हो सकते। मतलब जो प्रेजेंट टेक्निक है उसके मदद से तो नहीं सही हो सकते। हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद वो टेक्निक आए तब सही हो, तो वो कह देते हैं कि अभी इलाज करना बेकार है, आपको बच्चे पैदा नहीं हो सकते, तो उनको वो स्टेराइल कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टेराइल। तो इनफर्टाइल और स्टेराइल में अंतर है। इनफर्टाइल पर्सन को ठीक किया जा सकता है, स्टेराइल पर्सन को ठीक नहीं किया जा सकता एट प्रेजेंट जो टेक्निक्स है उनके मदद से। समझ नहीं समझे? जैसे सपोज करिए आज से 50 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो जिन लोगों को आज के समय में टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे पैदा हो गए, वो आज से 50 साल पहले टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चा पैदा कर ही नहीं सकते थे, तो वो उस समय स्टेराइल डिक्लेयर हो गए थे कि नहीं आपका इलाज नहीं हो सकता। आज के समय में ऐसे लोग को इनफर्टाइल कंसीडर किया जाता है क्योंकि उनका इलाज संभव है। तो इनफर्टिलिटी का इलाज संभव है लेकिन स्टेरिलिटी का इलाज संभव नहीं है, जो प्रेजेंट टेक्निक है उनके बेसिस पर, उनके आधार पर, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इनफर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी। अभी हम जिसको स्टेराइल डिक्लेयर करते हैं, हो सकता है आगे जाकर के कुछ ऐसी टेक्निक आ जाए जो जिससे कि उसको ठीक किया जा सके, तब उसको इनफर्टाइल बोल देंगे। जब तक आपके पास इलाज संभव है तब तक आप उसको इनफर्टाइल बोलेंगे। अगर नहीं इलाज संभव है प्रेजेंट सिचुएशन में तो उसको आप स्टेराइल बोल देते हैं, और स्टेराइल पर्सन का इलाज नहीं हो पाता एट प्रेजेंट स्टेज। आगे चल के हो जाएगा, वो कहा नहीं जा सकता। टेक्निक कोई नई आ जाए, कोई नया चीज आ जाए तो उससे फिर उसका इलाज हो जाए, वो ठीक है। तो ये हो गया इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं, रीजन क्या है इनफर्टिलिटी का, और इनफर्टिलिटी को दूर कैसे किया जा सकता है। तो ART की मदद से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की मदद से।